नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं रक्षा और युद्ध और हम देखें हथियार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कौन से कन्वेंशन है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। जैसे कि एनपीटी क्या होती है, सीटीबीटी क्या होती है, एनएसजी ग्रुप जो है वो क्या होता है, एमटीसीआर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया जो ग्रुप है वो क्या है, वॉसेनार अरेंजमेंट क्या है। इस प्रकार के जो भी एग्रीमेंट है उनके बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं बिना कोई टाइम गवाए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में। तो सर पहले ये तो बता दो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के पहले कि बायोलॉजिकल वेपन्स होते कौन से हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन्स वो वाले हथियार होते हैं जो जीवित जीवों या उनके तत्वों से बने विषाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस और उनके विषाणु जनित उत्पादों के द्वारा बनते हैं और वो मनुष्य, जानवरों या पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनका इस्तेमाल जो है वो बीमारी फैलाने के लिए और जनसंहार के लिए किया जा सकता है। सर नहीं समझ में है, मैं समझाता हूँ। बायोलॉजिकल वेपन का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कोई देश है, उसने बना लिया कोई ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस। मान लीजिए कि जिस प्रकार से कोरोना है, ऐसा वायरस कोई एक देश बना ले और वो किसी दूसरे देश में ऐसा वायरस जाके फैला दे और वहाँ की पूरी जनता जो है वो मर जाए। तो ऐसे वायरस फैलाना या ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना, ये होते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स, है ना। तो इसको रोकने के लिए अपने यहाँ है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, है ना। तो जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उनको डेवलप करना, उनका उत्पादन करना, उनका अधिग्रहण करना, उनको किसी को ट्रांसफर करना, उनका स्टोरेज, स्टॉकपाइल, भंडार करना और उनको यूज करना, उपयोग करना, इनके ऊपर जो है रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है ये बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। और ये जो भी सामूहिक विनाश के हथियार है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाता है। और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की एक श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण समझौता माना जाता है। भारत ने इस समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर कर दिए और 1982 में जो इसको रेटिफाई भी कर दिया, अनुमोदित भी कर दिया था। अगर देखें तो भारत की स्थिति हम खासतौर से 3 देशों की स्थिति जानेंगे, यूएसए की, चाइना की और इंडिया की। इन 3 देशों की स्थिति खासतौर से हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो इंडिया ने इसको साइन कर दिया, रेटिफाई भी कर दिया, चीन ने भी साइन कर दिया, रेटिफाई कर दिया और यूएसए ने भी साइन कर दिया और रेटिफाई इसको कर दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या कन्वेंशन के बारे में। ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। अब तक हमने क्या देखा, बायोलॉजिकल वेपन। अब हम देखेंगे केमिकल वेपन से रिलेटेड भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, है ना। ये क्या करता है, रासायनिक हथियारों के उपयोग पर यह प्रतिबंध लगा देता है। केमिकल हथियार क्या होते हैं सर, ये वे वाले हथियार होते हैं जिनमें रासायनिक पदार्थ होते हैं। ऐसा कोई केमिकल इस्तेमाल उनमें कर लिया और फिर उस केमिकल की मदद से पूरा का पूरा आपने वहां पर त्राही त्राही मचा दी, है ना। कोई ऐसी गैस का इस्तेमाल आपने कर लिया, है ना, या कुछ ऐसा केमिकल का आपने इस्तेमाल कर लिया कि उसकी वजह से वहाँ की ऑक्सीजन ही पूरी खत्म हो गई, वहाँ के लोग जो है वो जल के मर गए। ऐसा इस्तेमाल केमिकल का किया जाता है। वियतनाम वार जो था, उस वियतनाम वार में यहाँ पर इस प्रकार के केमिकल्स का खूब इस्तेमाल किया गया था, है ना। तो वो वाले हथियार होते हैं केमिकल वेपन्स, है ना। और यहाँ पर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स जो है ये फिर इसको रोकने के लिए बनाया गया है और ये कार्यान्वयन करता है इसका केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है, इसका कार्यान्वयन ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। और यह संगठन रासायनिक हथियारों को स्थायी रूप से और सत्यापित रूप में समाप्त करने का उद्देश्य रखता है कि ऐसा कोई केमिकल वेपन किसके पास है तो उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 1993 में, कब, 1993 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और 1997 में जो आकर भारत ने इसको रेटिफाई भी कर दिया था। ऐसे अच्छे अच्छे कन्वेंशन जो है ना, उनमें तो भारत हस्ताक्षर भी कर देगा और उनको रेटिफाई भी कर देगा। चीन जो है उसने भी इसको अनुमोदित कर रखा है, रेटिफाई कर रखा है, और अमेरिका ने भी इसको रेटिफाई कर रखा है। तो अब तक जो हमने देखे उनको तीनों देशों ने रेटिफाई अच्छे से कर रखा है। अब आ जाता है यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से मत समझना कि ये किसी देश का ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है ये एक अनौपचारिक इनफॉर्मल एक फोरम है। ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि निर्यात जो है, जो भी एक्सपोर्ट करें, वो एक्सपोर्ट रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास में योगदान ना करें। आप कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजी का, कोई भी ऐसे केमिकल का, ऐसा कोई आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस देश को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो इनका इस्तेमाल रासायनिक या जैविक हथियार बनाने में तो नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है उस देश के समूह है,
ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे रासायनिक और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध वाले जो संधियां हैं जो हमने पीछे देखी उनके ऊपर हस्ताक्षर करे हुए देश हैं। भारत भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का पार्ट बन गया 2018 में, तो भारत इसका पार्ट है। चीन जो है इसका देश सदस्य नहीं है, आपको यहाँ पर खास तौर से याद रख लेना है। चीन जो है इसका सदस्य नहीं है, और अमेरिका जो है यूएसए वो भी इसका सदस्य है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ठीक है, अब आ जाते हैं वासेनार अरेंजमेंट। क्या? वासेनार समझौता, या इसे वासेनार अरेंजमेंट भी कहा जाता है। वासेनार अरेंजमेंट क्या है? देखिए, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी होती है या कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनका इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता है। एक सिविल उपयोग भी उनका किया जा सकता है और एक उनका मिलिट्री यूज भी किया जा सकता है ना। जैसे कि देखिए, एक ड्रोन है शादी में शूटिंग करने के लिए, दवाइयाँ पहुंचाने के लिए, मेडिकल रिलीफ के लिए, खेतों में जो है स्प्रे करने के लिए, इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छे काम के लिए। और इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी देश में आतंकवादी हमले बढ़ाने के लिए, किसी देश में बम गिराने के लिए, है ना। इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक ही चीज़ के दो यूज हो गए ना। तो हाँ, कंप्यूटर है, जो साइबर टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इनका इस्तेमाल दोनों चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल आप चाहो तो बिजली बनाने के लिए कर लो, चाहो तो आप बम बनाने के लिए कर लो। तो ऐसे जो भी ड्यूअल यूज गुड्स हैं, उन वस्तुओं के और जो तकनीकें हैं उनके निर्यात के ऊपर नियंत्रण लगाता है ये वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार समझौता। इसका उद्देश्य इनके निर्यात को रोकना है। तो इन जो भी वासेनार अरेंजमेंट के अंदर जो सदस्य देश हैं वो ध्यान रखेगा कि जब भी वो किसी देश को ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा तो वो ये बात का ध्यान रखेगा कि वो देश इनका इस्तेमाल जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तौर पर नहीं करे, है ना। अब तक इसके 42 देश जो है इसके सदस्य ऑलरेडी हैं। भारत और अमेरिका दोनों इसके देश सदस्य हैं। भारत को 2017 में जो है इसका सदस्य बनाया गया, अभी थोड़े सालों पहले ही बनाया, नया नया ही अभी ये बना है। और शायद 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन गया था कि भारत निम्नलिखित में से कौन से इन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हैं जिनमें वासेनार अरेंजमेंट भी था, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी था, एनएसजी भी था, एमटीसीआर भी था। तो आपको पहचानना था। देखा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चीन जो है वो इसका सदस्य नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी पार्ट नहीं है, वासेनार अरेंजमेंट का भी चीन पार्ट नहीं है, यूएसए और अमेरिका है। अब आ जाता है एमटीसीआर। सर कह रहे हो एमटीसीआर अब बता तो दो एमटीसीआर क्या है। चलो ये भी जान लेते हैं, लगे हाथ। देखिए, एमटीसीआर क्या होता है। अपने पास जो मिसाइलें होती हैं वो मिसाइलें देखिए बहुत दूरी तक मार करने वाली हुई तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाएगी। तो ये ग्रुप, ये इस प्रकार से ये अरेंजमेंट यहाँ पर बना दिया गया, ये व्यवस्था एक बना दी गई कि जो जो इस ग्रुप का सदस्य होगा, इस व्यवस्था का सदस्य होगा, वो एक निश्चित दूरी के से ज़्यादा की मार करने वाली मिसाइलें या एक निश्चित क्षमता से ज़्यादा वारहेड ले जाने वाली मिसाइलें बना सकता है और बाकी के देश नहीं बना सकते, है ना। ये अरेंजमेंट ये करता है। तो यानी कि इस देश का जो एमटीसीआर जो है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, इसके जो जो सदस्य देश हैं वो 300 किलोमीटर और 300 केजी इससे ज़्यादा की मिसाइलें बनाने के लिए, इससे ज़्यादा लंबी दूरी की और इससे ज़्यादा भार ढोने वाली मिसाइलें बनाने के लिए वो उन देशों को परमिशन मिल जाती है अगर वो इसके सदस्य हैं। तो जो इनके सदस्य नहीं है उनको इनकी अनुमति नहीं मिलती है ना। तो मिसाइल्स जो है क्या होती है, वे हथियार होते हैं जो रॉकेट या अन्य प्रणालियों द्वारा लॉन्च किए जाते हैं और ये लंबी दूरी तक किसी लक्षित बिंदु को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता ही है ना। ये परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं, पारंपरिक हथियार भी ले जा सकते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम जो है वो एक अनौपचारिक समझौता है जिसका उद्देश्य उन मिसाइलों के प्रसार को नियंत्रित करना है जो 500 किलोग्राम तक का पेलोड और 300 किलोमीटर तक ले जा सकती है ना। तो 500 किलोमीटर, माफ कीजिए, हमें 300 किलोमीटर हमने बताया ना, यह है 500 किलोमीटर, थोड़ी थोड़ी फैक्ट्स में गलती हो जाती है। तो 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी और 300 माफ कीजिए 500 किलो और 300 किलोमीटर से ज़्यादा की तक की अगर क्षमता आपको लेनी है तो फिर आपको एमटीसीआर का सदस्य होना चाहिए। भारत 2016 में 2016 में ही इसका सदस्य बना, नया नया ही सदस्य बना है एमटीसीआर का। याद रखने वाली बात यह है कि चीन जो है इसका सदस्य अभी भी नहीं है एमटीसीआर का। और इसमें एक ऐसा सिस्टम है जब सारे के सारे सदस्य इसको सहमति देंगे तभी कोई देश नया इसका सदस्य बन सकता है। ये बात क्यों याद रखनी है आगे बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। देखिए आपको समझना होगा, बात है 1974 की। यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री कौन होती हैं, पीएम इंदिरा
गांधी जी अपने पीएम होती हैं, और इनके टाइम पे अपने यहाँ एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसका नाम हम देते हैं स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा जो है उसका नाम दिया जाता है, 1974 में किया जाता है। और इससे पहले देखिए एक एनपीटी नाम की 1968 में एक एनपीटी नाम की ट्रीटी लाई गई थी, जिनमें यह कहा गया था कि जो P5 है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 27 सदस्य हैं उनके सिवा जिनके भी पास न्यूक्लियर इनके अलावा किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, और जिनके पास भी है उनको समाप्त करने देने चाहिए, निशस्त्रीकरण कर दिया जाना चाहिए। तो भारत इस एनपीटी का सदस्य नहीं था, और यह कहा गया था कि जो जो एनपीटी का सदस्य नहीं है वो कोई भी परमाणु हथियार जो है उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, परमाणु परीक्षण कर ही नहीं सकता है। परंतु यहाँ पर 1974 में इंदिरा जी ने बिना एनपीटी का सदस्य बने यहाँ पर कर देती है ये एक्सपेरिमेंट, और इसकी वजह से फिर विश्व के देश उनकी चेतना जागती है कि यार ऐसा तो सब देश करने लग जाएंगे। तो फिर ये जो है मजबूर होकर बनाते हैं एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 1974 में। याद रखना ये क्या ग्रुप है, तो ये ग्रुप ऐसा हो गया एनएसजी कि ये जो भी देश जो P5 है, 5 P5 देश, उनके सिवा अगर किसी को ये न्यूक्लियर जो है उसका एक्सपेरिमेंट करना है, न्यूक्लियर हथियारों का न्यूक्लियर परीक्षण किसी का भी करना है, तो उसको इस एनएसजी का पार्ट बनना होगा, तभी वो कर सकता है। इसके में जो सदस्य नहीं है वो इनका परीक्षण नहीं कर सकते हैं, और एनएसजी का पार्ट वही बन सकते हैं जिन्होंने एनपीटी पर साइन कर रखा है। समझ में आ रही है आपको बात? हाँ, तो न्यूक्लियर वेपन तो कौन से हथियार होते हैं? वे हथियार जो परमाणु प्रतिक्रिया यानी नाभिकीय प्रतिक्रिया के माध्यम से विस्फोट करते हैं, वो तो परमाणु हथियार होते हैं, न्यूक्लियर विस्फोटक होते हैं। उद्देश्य क्या था एनएसजी का? तो शक्तिशाली विनाशकारी माफ कीजिएगा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है इसमें 48 देश हैं, और जो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु व्यापार के नियंत्रण को सुनिश्चित करता है कि शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए ही हो, ताकि वे परमाणु हथियारों का अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के प्रसार में योगदान न कर लें, कि जो परमाणु ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किसी और जो हथियार बनाने के लिए उसका इस्तेमाल ना करें। इसका उद्देश्य एनएसजी का हुआ करता था। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है क्योंकि चीन जो है इसका सदस्य है, और इसमें भी ये सिस्टम है कि इसके सारे सदस्य जब इस मान्यता देंगे, अनुमति देंगे, तभी कोई नया सदस्य इसका देश सदस्य बन सकता है। इसलिए चीन अनुमति देता नहीं और भारत इसका सदस्य है नहीं अभी तक, है ना। क्यों भारत इसका सदस्य नहीं है? एक तो ये भी कारण है, और एक ये कारण है कि एनपीटी पर हमने साइन नहीं किया है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हमने साइन नहीं किया। जो इसका साइन नहीं करेगा वो उसका सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। चीन और अमेरिका इसके सदस्य हैं क्योंकि वे तो P5 के पार्ट है। अब यहाँ पर आ जाता है CTBT, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो इस प्रकार से इस CTBT ने यह कह दिया कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, चाहे वो धरती पे हो, चाहे वो आसमान में हो, चाहे वो समंदर में हो, कहीं पर भी वो परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएगा। ये कह दिया इस कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ने। कब कह दिया? 1996 में ये कह दिया। तो इसका उद्देश्य क्या था? न्यूक्लियर टेस्ट में परमाणु विस्फोट करना, चाहे वह सैन्य उद्देश्य से हो या शांतिपूर्ण उद्देश्य से हो, किसी भी उद्देश्य से हो। एनपीटी जो था वो सिर्फ और सिर्फ सैन्य उद्देश्य से था कि हथियार नहीं बनाने, शांतिपूर्ण कर सकते हैं। पर कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ने क्या कर दिया कि आप कहीं भी नहीं कर सकते और किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते। ठीक है ना। 1996 आपको याद रखना है, और अब तक 187 देश इसको हस्ताक्षर कर चुके हैं। याद रखना, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन देशों ने इसको हस्ताक्षर नहीं किया है अब तक भी। याद रखना, भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर अभी भी नहीं किया है। और मजे वाली बात है कि अमेरिका ने भी इसको रेटिफाई नहीं किया है। अमेरिका ने रेटिफाई इसको नहीं किया है, सिर्फ हस्ताक्षर किया है। तो हस्ताक्षर और रेटिफाई में क्या अंतर हुआ? हस्ताक्षर करना मतलब उन्होंने मान लिया कि हाँ हम ये करेंगे। रेटिफाई करना मतलब हाँ अब से वो लागू हो गया उनके देश पर। ठीक है, और 1996 में भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर तो कर दिए थे। या ये भी याद रखना, इतनी मैन्यूट डिटेल भी पूछ सकती है यूपीएससी, हस्ताक्षर तो कर दिया है मगर रेटिफाई नहीं किया, अनुमोदन इसका नहीं किया है। ठीक है, कभी यूपीएससी बोल दे कि हस्ताक्षर और अनुमोदन दोनों नहीं किया है, तो याद रखना आपको। ठीक है, एक आ जाती है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, है ना। ये कब लाई गई थी? तो 1968 में लाई गई थी। और क्यों, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसका उद्देश्य था कि जो P5 देश हैं, यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट जो मेंबर हैं, वो इन देशों के सिवा कोई भी दूसरा देश जो है उसके पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लाई गई थी। और ऐसे देशों को उनकी अनुमति भी नहीं थी।
और ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि परमाणु निरस्त्रीकरण कर दिया जाए, परमाणु हथियारों का निशस्त्रीकरण कर दिया जाए। भारत ने मना कर दिया कि भैया एनपीटी पर हम साइन नहीं करेंगे। हम साइन करने के लिए तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि परमाणु निशस्त्रीकरण हो, पर महाराज ये जो P5 देश हैं, आप भी तो पहले समुद्र में फेंक दो अपने हथियार, हम भी इस पर हस्ताक्षर कर देंगे उसी दिन से। इसलिए भारत ने नहीं किया। भारत परमाणु निशस्त्रीकरण जो है उसका समर्थन करता है, परंतु ये भेदभावपूर्ण नहीं होने चाहिए। भेदभावपूर्ण मतलब आपके पास है तो सही, हमारे पास है तो गलत, तो सबके पास, या तो सबके पास हो या तो फिर किसी के पास नहीं हो। ये थी एनपीटी। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत ने कहा भेदभावपूर्ण है भाई, आपके पास है हमारे पास नहीं है, ठीक है, या तो आप भी समुद्र में डाल लो हम भी डाल देंगे। ठीक, तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।